हेलो एवरीवन। जैसा कि हम जानते हैं कि कंट्रोलिंग प्रोसेस को अगर सही तरीके से किया जाए तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि हमारे जो टारगेट आउटकम है वो अचीव किए जा सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग, जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को सक्सेसफुली अचीव कर सकती है। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। वो टेक्निक्स हो सकती हैं ऑपरेशनल कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल या फिर स्ट्रक्चरल कंट्रोल। आइए इनको हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऑपरेशंस कंट्रोल क्या होता है। ऑपरेशनल कंट्रोल्स फोकसेस ऑन द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन कन्वर्टिंग द रिसोर्सेज इनटू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। मींस ये कंट्रोल एट द टाइम ऑफ कन्वर्टिंग द रिसोर्सेज इनटू द फाइनल आउटकम किया जा सकता है। ये कंट्रोल हो सकता है ऑन द इनपुट हो, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस पर हो या फिर आउटपुट पर हो। अगर हम इनकी बात करें तो जो इनपुट कंट्रोल होता है दैट इज कॉल्ड द प्रिलिमिनरी कंट्रोल आल्सो। और इसी तरह से जो स्क्रीनिंग कंट्रोल हो सकता है जब हम ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर पोस्ट एक्शन कंट्रोल होता है जब हम आउटपुट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जब हम बात करते हैं प्रिलिमिनरी कंट्रोल की तो हमारा मेन फोकस होता है कि जो हमारे जितने भी मटेरियल हैं या जो भी हमारा इनपुट है, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो मटेरियल हो या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज हो या फिर इंफॉर्मेशन हो, तो उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी कैसी है। मींस हम इनपुट पर कंट्रोल करते हैं और एंश्योर करते हैं कि जो भी डेटा या जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी मटेरियल हमारी प्रोसेस में जा रहा है वो करेक्ट हो। इसी तरह से जब हम ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल की बात करते हैं, यानी जब हम स्क्रीनिंग कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी कंट्रोल की बात करेंगे ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। मींस जब प्रोसेसिंग चल रही है तब हम देखते हैं कि जो भी हमारा आउटपुट निकल रहा है वो करेक्ट क्वालिटी का और एज पर द स्टैंडर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी तरह से जब हम आउटपुट कंट्रोल की बात करते हैं, मींस हम पोस्ट एक्शन कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तब हम देख रहे हैं कि जो फाइनल आउटपुट निकला है आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज वो एज पर द स्टैंडर्ड है या नहीं है, और फ्यूचर की प्लानिंग में हम उसके अकॉर्डिंगली ही चेंज करते हैं। आइए अब हम समझते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल को। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल कंट्रोल इन्वॉल्व्स मैनेजिंग द इनफ्लो, आउटफ्लो एंड रिटेंशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द रेवेन्यूज, इन्वेस्टमेंट एंड वर्किंग कैपिटल। मींस यहाँ पर हम बात करते हैं पूरे के पूरे फाइनेंशियल कंट्रोल की, जैसे कि कैश का आना, कैश का जाना, या हमारे खर्चे या हमारी रेवेन्यूज। और इसके लिए जरूरी है बिजनेस को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए, और खास तौर पर जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि यूनिवर्सिटीज, वहां पर फाइनेंशियल कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट टूल्स को, जैसे कि बजटरी कंट्रोल, कि हमने एडवांस में अपने डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स की लिमिट सेट कर दी और देखा कि जो हमारे फाइनल एक्सपेंडिचर्स हैं वो एज पर द बजटरी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसी तरह से हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करके उनको एनालाइज करके भी हम फाइनेंशियल कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं रेशियो एनालिसिस। मींस हम देखते हैं कि दो खर्चों में या दो आइटम्स में कैसा रिलेशनशिप है, क्या वो खर्चे बढ़ रहे हैं या वो खर्चे वहीं की वहीं हैं। इसी तरह से हम फाइनेंशियल ऑडिट्स के थ्रू भी जान पाते हैं कि हमारे खर्चों में कहाँ डेविएशन आ रहा है और किस तरह से हमारी रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल कंट्रोल की, तो स्ट्रक्चरल कंट्रोल मींस चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें एबिलिटी होती है टू स्ट्रक्चर देमसेल्व्स इन वेज दैट लीड टू डिस्टिंक्ट अप्रोचेस टू कंट्रोल, कि वो कंट्रोल करना किस तरह से चाहती हैं।
जब वो स्ट्रक्चरल कंट्रोल की बात करती हैं तो स्ट्रक्चरल कंट्रोल हो सकता है ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल हो या फिर डिसेंट्रलाइज कंट्रोल हो। जब ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल होता है वहां पर सारी की सारी पावर सिंगल मैनेजर के पास होती है या फिर टॉप लेवल मैनेजर्स के हाथ होती हैं। जबकि जब हम डिसेंट्रलाइज कंट्रोल करते हैं तो पावर चली जाती है सबऑर्डिनेट्स के हाथ में। अब अगर हम इसकी डायमेंशंस को समझें तो जब ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल होता है तो गोल ऑफ कंट्रोल होता है टुवर्ड द कंप्लायंस, कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो एम्प्लॉइज पूरी तरह से उनको कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर जब हम डिसेंट्रलाइज कंट्रोल की बात करते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज को मोटिवेट किया जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल की तरफ कमिटेड होकर काम करें। जब हम डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी की बात करें तो यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और जो भी काम किया जाता है वो एज पर द रिजिड हायरार्की किया जाता है। जबकि यहाँ पर जो काम किया जाता है, जब भी हम डिसेंट्रलाइज कंट्रोल की बात करते हैं तो वहां पर ग्रुप नॉर्म्स या कल्चर एंड सेल्फ कंट्रोल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसी तरह से जब हम परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं तो जब ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल होता है तो मैनेजर्स का जो कंसर्न होता है वो टुवर्ड्स द मिनिमम स्टैंडर्ड्स होता है। जबकि डिसेंट्रलाइज कंट्रोल में टुवर्ड्स द एनहांस्ड परफॉर्मेंस होता है, मींस एम्प्लॉइज अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट करें। मींस जहां यहाँ पर मिनिमम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को अचीव करने पर ध्यान दिया जाता है, यहाँ पर एम्प्लॉइज अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करने पर ध्यान देते हैं। जब हम ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन की बात करें तो ये स्ट्रक्चर बहुत ही टॉल होता है और इसमें टॉप डाउन इन्फ्लुएंस होता है। मींस सारे ऑर्डर्स टॉप से लेकर नीचे तक जाते हैं और टॉप लेवल पर जो मैनेजर्स होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि उनके सारे ऑर्डर्स को पूरी तरह से फॉलो किया जाए। जबकि डिसेंट्रलाइज कंट्रोल में फ्लैट स्ट्रक्चर होता है और शेयर्ड इन्फ्लुएंस होता है। मींस सभी लोग एक इक्वल लेवल पर माने जाते हैं और आपस में एक दूसरे की बातों को इंपॉर्टेंस देते हैं। इसी तरह से अगर हम रिवॉर्ड सिस्टम की बात करें तो इट इज डायरेक्टेड एट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। मींस यहाँ पर जो रिवॉर्ड सिस्टम होता है एक पर्टिकुलर पर्सन की तरफ होता है, जबकि यहाँ पर जो रिवॉर्ड होता है वो पूरे ग्रुप परफॉर्मेंस पर टिका होता है। जब हम पार्टिसिपेशन की बात करें तो इसमें जो पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉइज है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। वो एज पर द फॉर्मल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली बातचीत करते हैं। जबकि यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन होता है वो बहुत ही एक्सटेंडेड होता है और सब लोग आपस में खुलकर बातचीत करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखी डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। आइए अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम। मींस हमारा अगर कंट्रोलिंग सिस्टम इफेक्टिव हो तो उसके लिए उसके अंदर क्या क्या खास बातें होनी चाहिए। सबसे पहले उसके अंदर होनी चाहिए इंटीग्रेशन विद प्लानिंग। मींस जो भी हमने प्लान किया है, जिस भी टर्म्स में हमने प्लानिंग की है उसी के अकॉर्डिंगली हमें कंट्रोलिंग सिस्टम भी डेवलप करना चाहिए। साथ ही देयर शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी। जैसा कि हम जानते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें अपने कंट्रोलिंग सिस्टम में भी चेंजेस लाने चाहिए ताकि हमें डेविएशंस के रीजन का सही तरीके से पता लग सके। इसी तरह से यहाँ पर एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। मींस जो भी हम परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं उसको हमें एक्यूरेटली मेजर करना चाहिए और डेविएशंस भी क्या क्या हैं उनको भी हमें एक्यूरेटली डिफाइन करना चाहिए। साथ ही टाइमलीनेस होनी चाहिए। मींस जो कंट्रोलिंग सिस्टम डेवलप किया जा रहा है वो टाइमली परफॉर्मेंस को मेजर करे, टाइमली डेविएशंस बताए और टाइमली करेक्टिव एक्शंस ले। सब कुछ बीत जाने के बाद अगर हम कंट्रोलिंग करते हैं तो कंट्रोलिंग एक वेस्ट एक्सरसाइज बन सकती है। इसी तरह से यहाँ पर होनी चाहिए ऑब्जेक्टिविटी। मींस जब भी परफॉर्मेंस मेजर की जाए या डेविएशंस बताए जाएं तो वहां पर बायसनेस नहीं होनी चाहिए। जो भी काम किया जाए वो बहुत ही ऑब्जेक्टिविटी के साथ किया जाना चाहिए। तो इस तरह से आपने कंट्रोलिंग के बारे में जाना। अब आज की टास्क भी इसी से रिलेटेड है। आपको दिया गया है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी एक्सीड्स इट्स एडवर्टाइजिंग बजट बाय 20%। तो आपको बताने हैं कि क्या फाइनेंशियल और बजटरी कंट्रोल मेजर्स इस
कंपनी को लेने चाहिए ताकि ये इस इशू को एड्रेस कर सकें, और किस तरह से स्ट्रक्चरल कंट्रोल सिस्टम फ्यूचर कॉस्ट एस्केलेशंस को रोक सकती है। उम्मीद करती हूँ आपको कंट्रोलिंग टेक्निक्स काफी अच्छे से समझ आई होंगी, और इसी तरह की वीडियोस लेकर मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।